Assalamualaikum. This is Sarabil Ahmed from Abil School of Accountancy. बेटा हम SBR में टेस्ट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. अर्लियर स्टार्ट ऑफ द सेशन में आई हैड अ कमिटमेंट ऑफ कि हम आपके 10 टेस्ट कंडक्ट करेंगे. बट जाहिर सी बात है, बच्चों का शौक देखते हुए, उनका जुनून देखते हुए और पेपर पास करने की लगन देखते हुए वी डिसाइडेड कि 10 से बात नहीं बनेगी. वी आर गोइंग फॉर 12 टेस्ट, 12 टेस्ट एंड फॉलोड बाय 1 मॉक. 12 टेस्ट एंड फॉलोड बाय 1 मॉक. ठीक है जी. तो देखते हैं जी ये टेस्ट नंबर 6 में कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है क्या नहीं है. प्रॉपर ड्राफ्टिंग भी जी इसमें आपको बताई जाएगी ताकि आपको मसले मसाइल ना हो. ठीक है जी. लेट्स सी. अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये सितंबर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, तो इट्स नॉट एन ओल्ड क्वेश्चन. आल्सो चेक करते हैं ये क्या है सवाल. अच्छा, इसे 20 मार्क्स क्वेश्चन. ए में कह रहे डिस्कस वेदर रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस फेस एंड ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू अ कस्टमर आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. देखिए बेटा, पहला सवाल तो ये कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो सर्विस फेस है, वल्लाह आलम इसमें कौन सी सर्विसेज देनी है, सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा. और सेकंड है ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस. क्या दोनों को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लें, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लें, या मिला के सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लें. पहले तो आपको ये बताना है. अब देखिए, पूरे सवाल में आप जो मर्जी लिखें रिलेटिंग टू द ऑफ कोर्स क्वेश्चन, लेकिन एक चीज आप लाजमी बताइएगा कि ये दोनों बातें सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का और कहां परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट नहीं होती. देखिए, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की. बहुत बेसिक सी एग्जांपल ले लेते हैं. आई एम सेलिंग अ वॉशिंग मशीन, उसके साथ साथ मैं आपको 3 साल की मेंटेनेंस की सर्विसेज भी दूंगा. तो बेसिकली ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. वॉशिंग मशीन देना अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और 3 साल तक मेंटेनेंस की सर्विसेज देना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. और इन दोनों की अगर मैं बात करूं, वॉशिंग मशीन वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो उस दिन सेटिस्फाई हो जाएगी. वॉशिंग मशीन देने वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो उस दिन सेटिस्फाई हो जाएगी जिस दिन हम आपको वॉशिंग मशीन डिलीवर करेंगे. वहां तो मैंने रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू 3 साल तक जो मैंने आपको सर्विसेज देनी है, वो बेसिकली ओवर द टाइम बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होगी, फुलफिल होगी. इसलिए बेसिकली जो रेवेन्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेंटेनेंस सर्विसेज से रिलेट करती है, उसको हम ओवर 3 इयर्स रिकॉग्नाइज करेंगे. ओवर द टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा जो रिलेट करता है मेंटेनेंस की सर्विसेज से. तो बेसिकली थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का. अच्छा, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब ये भी होता है कि लेट से अगर हमने आपको बहुत सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड करनी है जो कि सारी की सारी डिस्टिंक्ट है, उनमें से अगर हम किसी एक को भी फुलफिल करेंगे तो उससे भी कस्टमर को बेनिफिट होता है. अब हम जरा बात कर लेते हैं यार, ऐसा कब होगा कि यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस तो लगेंगी एक से ज्यादा, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, सेपरेटेबल नहीं होंगी, हम उनको सेपरेबल नहीं होंगी. मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है. आपको एक प्रोजेक्ट मिला. मान लो आपने एक बेंगलो कंस्ट्रक्ट करके देना है, एक रेजिडेंशियल प्लॉट है जिसमें एक बड़ा सा शानदार आलीशान सा बेंगलो आप बना के देंगे, जिसमें हर रूम में एक स्विमिंग पूल होगा, हर स्विमिंग पूल के अंदर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट होगा. वाह वाह, नया है ना यार. खैर, वापस आता है. तो पॉइंट ये कि जी, ये जो आपने एक जबरदस्त किस्म की मैंने कंस्ट्रक्शन का आपको आइडिया दिया और जिसकी छत पे इंफिनिटी पूल होगा, क्या बात है. पानी कहां से आएगा मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर इतने पूल. तो पॉइंट ये कर, ये जो आपने बेसिकली उस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर, जो रेजिडेंशियल प्लॉट है जिसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनानी है और इतनी आलीशान बनानी है, जिसका मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया है, वहां आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी प्रोवाइड करना है, इंजीनियरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है. और लेट से लैंड अच्छी हालत में नहीं है, क्लियरेंस करवा के फिर सब कुछ करना है.
अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार कंस्ट्रक्शन एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिर मटीरियल कंस्ट्रक्शन का मटेरियल प्रोवाइड करना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इंजीनियर्स साइट पे पहुंचाना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन मसला है कि मेरे भाई सिर्फ किसी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से क्लाइंट को बेनिफिट नहीं होने वाला ना। तो ये सारी की सारी इतनी ज्यादा इंटर रिलेटेड है कि इस सिचुएशन में हम कहेंगे नहीं यार, ये कंस्ट्रक्शन जो सर्विसेज दे रहे हैं इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, फलाना, ये सब मिला के सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मतलब आप खुद सोचे ना, खाली इंजीनियर चला जाए तो आपका जो प्लॉट है अचार डालेगा, मतलब क्लाइंट बोलेगा इसका मैंने अचार डालना है, इंजीनियर का अल्लाह माफ करे। तो बेसिकली जो मेरी सेकंड एग्जांपल है उसमें आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मिला के एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वो सारी की सारी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि सर्विस फेस और ग्रांट ऑफ लाइसेंस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मींस डिस्टिंक्ट है या नहीं है। एक तो ये सवाल है। सेकंड में कह रहा है वेदर द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट अ पॉइंट इन टाइम इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। आपने ये भी बताना है कि रेवेन्यू को पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड करें या ओवर टाइम पे रिकॉर्ड करें। लॉजिकली 8 मार्क्स में ना मेनली दो चीजें पूछी गई हैं अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 15 जो आपने बतानी है कि जी दो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, सर्विस फेस वाली और ग्रांटिंग द लाइसेंस, या मिला के सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और दूसरा बेटा पॉइंट आपने ये बताना है कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करें, पॉइंट इन टाइम पे या ओवर टाइम पे। अच्छा 10 नंबर का सवाल दे रहा है एथिक्स पे, एक्सप्लेन एथिकल इश्यूज। लो दसो, मतलब 10 नंबर का कोई इस बंदे को बोले हो यार, मतलब मेरे भाई इतना लंबा सवाल वो भी एथिक्स के ऊपर 10 मार्क्स, सैल्यूट है आपको। मार्क्स लुटाने थे सही, ऐसे लुटाओगे क्या, रोना ही आ गया। एक्सप्लेन एथिकल इश्यूज फॉर द फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर के लिए एथिकल इश्यूज बताने, किसके लिए, फाइनेंस डायरेक्टर के लिए एथिकल इश्यूज बताने, मेरे आपके लिए नहीं, साडे लिए नहीं, किदे वास्ते, फाइनेंस डायरेक्टर वास्ते। हाँ, एथिकल इश्यूज फॉर द फाइनेंस डायरेक्टर। ओनू कहना है इंसान दा बच्चा बन जा, गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ चल रही है भाई। हिंट दे रहा है, सवाल में हिंट दे रहा है कि फाइनेंस डायरेक्टर को समझाओ ठीक नहीं चल रहा ये। आप कह रहे हैं सर चल नहीं रहा, अबे ये तो चल ही नहीं रहा, अबे यही तो बताना है क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है भाई। ओए इधर ना की, क्या नाम है इसका, मिस्टर बेट्सो। ओए बेट्सो ना करसो, बेट्सो ना करसो। सेटिंग आउट हाउ द इशू में बी रिजॉल्व। लो दोस्तों साईं, सिर्फ और सिर्फ एथिकल इश्यूज को फाइनेंस डायरेक्टर को हाईलाइट नहीं करने, ओए उसका सॉल्यूशन भी देना है। अगर किसी बच्चे ने एथिकल इश्यूज को खाली हाईलाइट कर दिया, आधे मार्क्स मिलेंगे। सर पास तो हो जाऊंगा, ओए मां सदके पेपर पास देने के लिए नहीं दिया जाता, पेपर दिया जाता है इस नीयत से कि अच्छे नंबर आए, और जो अच्छे नंबरों के लिए लड़ते हैं ना वो पास वैसे ही हो जाते हैं। अबे साले फेल तो वही होता है जो पास होने के लिए पेपर देता है। हमेशा बड़ा ड्रीम सामने रखना है साईं, तो बात बनेगी। तो सवाल को ब्रेक कर लो बेटा, दो रिक्वायरमेंट्स है सवाल के, दो। एक तो एथिकल इश्यूज को हाईलाइट करना है कि फाइनेंस डायरेक्टर से रिलेटेड एथिकल इश्यूज क्या है, उसका नाम भी देखें चुन के लाए, मिस्टर बेट्सो, बैटिंग करेगा मुझे लग रहा है, अल्लाह माफ करे। सेकंड आपने उसके सोल्यूशन भी देने हैं कि सर मैं नहीं दे रहा सोल्यूशन, ना दे, अबे तेरी मार्क्स कटेंगे ना, सोल्यूशन तो देना पड़ेगा। जो भी लॉजिकल लिख सकते हो मार्क्स मिलेंगे। दो प्रेजेंटेशन, दो प्रोफेशनल मार्क्स दे रहा है आपको, चल रहे हैं, काम चल रहा था। आएगा बेटा पहले ए फिर बी पे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसी कंपनी ऑपरेट्स इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जैसी ऑपरेट करता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ जैसी इज दिसंबर 2007। ओके, X7, अल्लाह माफ करे। The following exhibit available below provide information relating to the question. Granting of licenses बांट रहे हैं भाई ये लोग। Describes the process of granting license to customers.
देखते हैं भाई क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं लाइसेंस के लिए। Ethical issues describe the potential ethical issues surrounding the working practices of the finance director. अच्छा, फाइनेंस डायरेक्टर की जो वर्किंग प्रैक्टिसेस हैं उसके सराउंडिंग में जो एथिकल इश्यूज हैं उनको भैया आइडेंटिफाई करना है और उसके सोल्यूशन भी देने हैं। This information should be used to answer the question requirement within your choose and response. अबे देखिए भाई, चूज एंड रिस्पॉन्स ऑप्शन दो ही होते हैं, ठीक है। एक स्प्रेडशीट होता है, दूसरा एमएस वर्ड होता है। और एसबीआर में ना मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग एमएस वर्ड, क्योंकि नॉर्मली एसबीआर चेक कर लें कंसोलिडेशन के अलावा सारे का सारा थ्योरेटिकल है, तो एमएस वर्ड भी लिखेंगे भाई। ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसेस आ गया, जागते रहना क्या कह रहा है। जैसी कंपनी प्रोवाइड्स सर्विसेज टू कस्टमर्स to help them evaluate whether there are potential oil reserves in a particular geographical location. लो दसो सर, ये जैसी कंपनी वैसी है जो पाकिस्तान में एक दफा आई थी, चूना लगा के चले गए, अल्लाह माफ करे, $100 मिलियन का। पता नहीं कौन सी कंपनी आई थी हमारे यहाँ, बोला जी ऑयल के रिजर्व हैं पाकिस्तान, हम ढूंढ के देंगे। भाई सालों ढूंढ के तो नहीं दिए, $100 मिलियन ले लिया हमारे। सर जैसी वाला भी कुछ ऐसे ही कर रहा है काम। जैसी कह रहा है जी, जैसी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर टू हेल्प देम टू इवैल्यूएट मींस टू मेक डिसीजन whether they are potential reserve in a particular geographical location. सर जैसी बताता है किस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको बताएगा ऑयल के रिजर्व्स हैं कि नहीं। अबे जैसी तू हमारे यहाँ आ जा, तू हमारे यहाँ आ जा, पाकिस्तान को अब तेरी बड़ी जरूरत है यकीन मान जैसी। लेकिन बेटा अगर तेरे कहने पे ना ऑयल नहीं निकला, तेरा काम हो जाएगा। Customers generally enter into a contract before the survey process commences and eventually purchase a license to search for oil deposit. लो दसो, customers generally enter the contract before the survey process commence. So survey start होने से पहले ही कस्टमर लाइसेंस परचेज और कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाते हैं। कस्टमर जनरली इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द सर्वे कमेंस एंड इवेंचुअली परचेज क्या, और एंड में वो इवेंचुअली क्या करते हैं, लाइसेंस परचेज कर ही लेते हैं। यानी कि सर्वे स्टार्ट होने से पहले ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। आइए अब देखते हैं सर्विस फेस में क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द सर्विस फेस जैसी कंपनी कलेक्ट साइट डेटा ओवर द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहले साल तो ये साइट डेटा कलेक्ट करते हैं, then processes and analysis the data over the next 6 months. एक साल में डेटा कलेक्ट किया, 6 महीने में उसको प्रोसेस किया। The area surveyed is determined by जैसी, जैसी डिसाइड करता है किस एरिया को हमने सर्वे करना है। जैसी तू हमारे यहाँ, हम तुझे एरिया बताते हैं जहां ऑयल है, बाकी तू संभाल लियो। Who is the only decision maker and owner of both data and land being surveyed? लो दसो, जैसी कंपनी अकेला डिसीजन मेकर है कहां सर्वे करना है, क्या बात है। और डेटा का ओनर भी कौन है, जैसे। ऑल द डेटा इज मेड अवेलेबल टू कस्टमर इन द फाइनल सर्वे रिपोर्ट। बेटा जो फाइनल सर्वे रिपोर्ट होगी ना, सारे का सारा डेटा, सारे का सारा डेटा हम उठा के किसको दे देंगे, कस्टमर के लिए अवेलेबल हो जाएगा भाई। सारे का सारा डेटा कस्टमर के लिए अवेलेबल हो जाएगा फाइनल रिपोर्ट में, ठीक है जी। फाइनल रिपोर्ट में चलिए लाइट थोड़ा देख लेते हैं अगर मुनासिब हो सकती है। हराम है मुनासिब हो रही हो, नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा ना इस लाइट में यार। काम चला लो बेटा, फिर सही कर लेंगे इंशाल्लाह। अरे सर अबे कोई बात नहीं ना, चलता है मेरे भाई। चले थोड़ा और कोशिश करते हैं, बच्चे कह रहे थे लाइट का कुछ कर ले। बड़ा हराम है हमारी, कोई फर्क नहीं मिल रहा लाइट के ऊपर। अच्छा खैर आगे चलो। कस्टमर कैन नॉट प्रोसेस द डेटा और ऑब्टेन लाइसेंस अदर देन बाय जैसी कंपनी अप्रूवल। कस्टमर ना डेटा ले सकता है ना लाइसेंस ले सकता है जब तक जैसी अप्रूव ना करे। जैसी जैसी the value to the customer is in the granting of the license not in the data. सर कस्टमर के लिए वैल्यू ना लाइसेंस के अंदर है, डेटा के अंदर नहीं है। क्यों? अबे ऑयल के रिजर्व से बेनिफिट कब उठाओगे, सही जब लाइसेंस होगा आपके पास। आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि यहाँ ऑयल है। अबे अचार डालोगे इस इंफॉर्मेशन का, you will not be able to get the benefit, you will not be able to get the benefit from the oil reserves until unless you have the license. और देगा कौन लाइसेंस, जैसी।
तो डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, डेटा की कोई वैल्यू नहीं है कस्टमर के लिए जब तक क्या ना हो, लाइसेंस ना हो। मजे की बात है कि डेटा की इंफॉर्मेशन भी जैसी ही देता है, लाइसेंस की अप्रूवल भी जैसी ही देता है। अबे जैसी तेरी तो बस छोड़े कंट्रोल। As data is being collected and processed, presentation reports are given to the customer to indicate the potential of an area. डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स, और कस्टमर को बताते हैं भाई पोटेंशियल एरिया के बारे में। कस्टमर हैव ऑनगोइंग एक्सेस टू द डेटा ड्यूरिंग द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग व्हेन द फाइनल रिपोर्ट इज मेड अवेलेबल। सो कस्टमर के पास डेटा की इंफॉर्मेशन चल रही होती है। द कस्टमर डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट। भाई कस्टमर ने डिसाइड करना फलाने एरिया में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। अरे तो सही करेगा ना इन्वेस्ट। जैसी कहेगा फलानी जगह पे ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं, कस्टमर कहेगा सो बिस्मिल्लाह लेट अस इन्वेस्ट। अब मसला है ना कैसे, जैसी साहब आपकी रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट वाला तो अल्लाह माफ करे। ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस आ गया जी, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस। द कस्टमर कैन एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट। सर आपको रिपोर्ट मिले, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट से निकल लो, निकल लो, बट आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, गिफ्ट देखेंगे। But the total price of the contract, including the price of the final license, is still payable to Jesse. Jesse. फाइनल रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कस्टमर ने कहा भाई यहाँ कोई ऑयल रिजर्व नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना चाह रहे हैं। जैसी कहता है सो बिस्मिल्लाह कर लो, एग्जिट कर लो, कर लो, निकल लो, निकल लो, लेकिन एक काम करो, सारे के सारे जो पैसे हैं ना वो दे दो बेटा, शाबाश। अबे जैसी ने इतनी मेहनत कर ली है, पैसे तो देने पड़ेंगे। इन प्रैक्टिस नो कस्टमर लीव्स द कॉन्ट्रैक्ट एट दिस स्टेज। कौन छोड़ेगा, फिर लोग कहेंगे ठीक है दें लाइसेंस। द लाइसेंस इज ग्रांटेड एट दिस स्टेज एंड वंस द लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड देयर इज नो फर्दर एनालिसिस सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। सर जैसी ने एक दफा लाइसेंस दे दिया ना, उसके बाद जैसी कहता है बस सही बस, अब हमारी तरफ से मजीद कोई रिसर्च नहीं है, मजीद कोई एनालिसिस नहीं है, आप जाने आपका काम जाने, आप जाने आपका काम जाने। The director of Jesse company concluded that the company has only one performance obligation. इनका कहना है कि हमारी सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, being granting of a license at the end of a survey। और वाला वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, लाइसेंस देना सर्वे के एंड में। This is because collection and processing of the data service phase is a component of granting of the license and cannot be distinguished from the license. In addition, the service phase alone is of no benefit on its own। ये बातें तो सही बोल रहे भाई। The final license provided to the customer is based upon the data collected and processed during the service phase। अब बेटा सुनिएगा आंसर कैसे लिखना है। देखिए जी, SBR में हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ना आपने डायरेक्टली हाँ या ना नहीं बोल देनी, डायरेक्टली आपने डिसीजन नहीं देना। आप पहले थोड़ा सा सीन क्रिएट करेंगे, वही IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर का सिनेरियो है, उसमें आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है। पहले आपने अकॉर्डिंग टू IFRS 15 उसको बता दिया डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, कर दिया एक्सप्लेन। उसके बाद आप सवाल पर आ जाओ। IFRS 15 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अंडरस्टैंडिंग दी एग्जामिनर को, उसके बाद आप क्वेश्चन पर आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आप उसको बताएंगे कि यार ये जो जैसी कंपनी है ना, इन्होंने करने दो काम है। सर्विस फेज के अंदर ये लोग एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, सर्वे कंडक्ट करेंगे, उसमें ये देख रहे होंगे कि किस एरिया के अंदर ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं, डेटा को प्रोसेस करना, ये सब कुछ सर्विस फेज में ये लोग करेंगे। और जब इनका सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ये लाइसेंस ग्रांट करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब तक कस्टमर को लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा तो आपके सिर्फ रिसर्च से, आपके डेटा को प्रोसेस करने से बेसिकली क्या नहीं है, कस्टमर को कोई खास बेनिफिट ही नहीं हो रहा। मतलब क्या बेनिफिट होगा यार,
तो असल तो जब उसको लाइसेंस मिलता है कस्टमर को, उसके बाद ही वो बेनिफिट उठा सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बेसिकली सर्वे करना, डेटा कलेक्ट करना, उसकी प्रेजेंटेशन देना, उसको प्रोसेस करना, उसके एनालिसिस करना, ये एक सिग्निफिकेंट काम है, सिग्निफिकेंट सर्विसेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन सर्विसेज से सिर्फ प्रोवाइड करने से कस्टमर को बेनिफिट नहीं है। असल बेनिफिट तब होगा जब हम उसको लाइसेंस ग्रांट करेंगे। अच्छा, लाइसेंस डायरेक्टली ग्रांट नहीं हो सकता जब तक ये सारा प्रोसेस ना हो जाए। इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि यार बेसिकली वो जो हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग द डेटा कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ द डेटा हो रही है, वो सब इनपुट का काम करेगा कि लाइसेंस ग्रांट करना है कि नहीं करना। लॉजिकली यहाँ पे सर्विस फेस और ग्रांटिंग द लाइसेंस मिला के एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और रेवेन्यू जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो पॉइंट इन टाइम पे रेवेन्यू बुक होगा, और उस दिन बुक होगा जिस दिन आपने बेसिकली क्या करना है, लाइसेंस ग्रांट करना है। क्योंकि आफ्टर ग्रांटिंग द लाइसेंस, जैसी हैज नो फर्दर लेट्स से ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट एनी सर्वे रिसर्च, कुछ भी नहीं, कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं करने आपने। तो मेन डिसीजन क्या आ गया, ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दोनों सर्विस फेस एंड ग्रांटिंग द लाइसेंस मिला के। और सेकंड, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा पॉइंट इन टाइम पे बुक होगा, ओवर टाइम बुक नहीं होगा। इस पार्ट ए की ड्राफ्टिंग हमने पहले से कर रखी है टू सेव द टाइम। इसके लिए आपको 1 मिनट देना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये हमारा टेस्ट 6 है जी। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, हम 12 टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट कर रहे हैं। एएफएम के अंदर हम 12 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, एटीएक्स के अंदर हम 12 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, एसबीआर के अंदर सब के अंदर एक प्रॉपर फाइनल मॉक होगा जिसका प्रॉपर फीडबैक आपका भाई आपको देगा इंशाल्लाह। तो टेंशन नॉट, ठीक है। पार्ट 2 के पेपर्स की मैं बात करूं तो हर एक के अंदर नंबर ऑफ टेस्ट है माशाल्लाह, प्लस प्रॉपर मॉक मौजूद है पार्ट 2 के हमारे हर पेपर में, जिसकी डिटेल्स मैं अभी पार्ट 2 की कुछ वीडियोस में दूंगा, डोंट वरी एट ऑल इंशाल्लाह। और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अंडर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। A good or service is distinct if an entity can benefit from its own, or if promised to provide it separately identifiable. Entities should assess whether the good or service is capable of being distinct. If promised good or service is not distinct, then it should combine with other good or services. बेटा ये सारी बातें आपको जो हमारे रेगुलर लेक्चर है उसमें ये सारी बातें मौजूद है। तो कुछ बातें अगर आपको याद है तो कॉपी पेस्ट है। The final license provided to the customer relies on the data collected, processed during the course of the service phase, and processing have no use or relevance without license. The license and the data services are highly interdependent and highly interrelated. Furthermore, there is no added value to the customer before the survey is completed, as it cannot process the data by itself and obtain a license. License does not form a part of separate performance obligation. Before the survey, customers have the access to data through presentation, but there is no granting of license, no more analysis. Therefore, once the license is granted, then no more analysis. Therefore, revenue should be recognized when license is granted at a point in time. The customer of Jesse Company contract for combined good or service, which includes survey data processing, granting of the license. They are not separable, not separate performance obligation, but they are input to a combined item. तो सिंपली वो डिसीजन आ गया जिसकी मैंने आपसे बात की थी। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इस क्वेश्चन का पार्ट बी, एथिकल इश्यूज। आई लव द एथिकल इश्यूज, लव। जैसी कंपनी यूजेस अ बिग डेटा, बिग, बहुत बड़ा डेटा भाई, big data analytics and various algorithm in order to indicate the potential of finding oil in a particular geographical location. Makes sense, बड़ी जबरदस्त बात है भाई। The chief data officer understands the science and the statistics and can explain outcomes simply and clearly to a customer. जबरदस्त। chief data officer इस एल्गोरिथम के पीछे जो साइंस है उसको समझता है, कस्टमर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। कौन? चीफ डेटा ऑफिसर। The finance director, Mr. Betso, who is ACCA qualified.
हैज लिटिल नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। यहां रुक जाए। देखिए, हमारे पास जो बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के, कोड ऑफ कंडक्ट कह लें, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, आपको ईमानदार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप कोई बायस डिसीजन ना दें, दूसरों की धमकियों की वजह से आपके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, आपको अपने मकसद को पूरा करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। अरे ऐसा ही अगर दूसरों की धमकियों से आपके काम पे फर्क पड़ गया तो आपने ऑब्जेक्टिविटी कैसे फुलफिल की? एक और होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब आप कहीं जॉब करते हैं, किसी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, तो उस जॉब की वजह से कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके हथे लग जाती है। उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, हर जगह भरम ना मारें। दोस्तों में बैठे हुए हैं, दोस्तों में वैसे ही भरम मार दिए, फलानी कंपनी की शेयर्स उठा लो, शेयर प्राइस बढ़ने वाली है। अबे डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती until unless it is required by the law, required by the प्रोफेशनल ड्यूटी, फिर तो करें, अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें। समझ में आ रही है ना बात? प्रोफेशनल बिहेवियर, आप अपने बिहेवियर से लगेंगे आप एसीसी हैं, लोग आपको देख के एसीसी करें, ना कि आपको देख के लोग गलियां ही तब्दील कर दें। ऐसा एसीसी नहीं करना साईं। प्रोफेशनल बिहेवियर लगे आपको देख के, यार ऐसे होते हैं एसीसी। आहा, दो ने तो आपको देख के ही एसीसी में एडमिशन ले लिया। बोला यार इनकी वजह से एसीसी कर रहे हैं। बोला आपको शौक था? बोला हमें कोई शौक नहीं था, इनको देखा हमने कहा हम भी एसीसी करेंगे। साले कौन है वो लोग जिनको देख के तुम भी एसीसी कर रहे हो? प्रोफेशनल बिहेवियर, समझ में आ रही बात? तो जो बेसिक हमारे पास आई वुड से प्रिंसिपल्स है रिलेटिंग टू एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इंटीग्रिटी में हम कहते हैं ऑनेस्ट रहें भाई, ईमानदार रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें भाई, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। समझ में आ रही बात? तो हमें थोड़ा सा ना फिर फाइनली कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओ भाई आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए ना सर। ऐसा ना हो ना कि आप जिस पोस्ट पे बैठे उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यू डोंट हैव इट। कॉम्पिटेंट होना चाहिए सर आपको, और ड्यू केयर के साथ काम करें खुदा के लिए। अब करना क्या है बेटा, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स के, ये लिखने नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब एथिकल इश्यूज आए तो आपने बताना है इसमें से किसका ब्रीच हो रहा है, किसका ब्रीच हो रहा है। Mr. Betso is ACC qualified, has little knowledge. नहीं सर, गड़बड़ पड़ा। Of the technology involved, he feels that technology use is so too complex. बच्चों वाली बात है, बच्चे भी हमारे ये कह रहे होते हैं ना, सर ये बड़ा मुश्किल है सर, ये नहीं होगा मेरे से, ये बहुत मुश्किल। अबे तू ACC करने आया है या बीकॉम करने आया है? अबे बीकॉम भी मुश्किल होता है अगर बंदा ना पढ़े तो। ये फाइनेंस डायरेक्टर भी वैसी बातें कर रहा है, ये नहीं होगा, टेक्नोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ओए मां सदके, तो सीधी सीधी होती टेक्नोलॉजी, तू होता फाइनेंस डायरेक्टर, मिलती तुझे इतनी सैलरी, इतनी इज्जत दे रहे तुझे, तुझसे नहीं होगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इंसान बन, काम कर। There is no need for him to understand it as long as the chief data officer understand. The chief data officer reports, मजे की बात, चीफ डेटा ऑफिसर किसको रिपोर्ट कर रहा है? फाइनेंस डायरेक्टर। अब बेटा यहां सुनिएगा, इथिकल इशू पे आ रहा हूं, इथिकल इशू पे आ रहा हूं, जागे जागे जागे। वो बोला सर हम सो कब रहे थे? अबे चाहे तो साइड पे रख, तरीके से सुनना, सुन भाई तरीके से। इथिकल इशू बता रहा हूं, इथिकल इशू। सबसे पहले ना कुछ यहीं से कॉपी पेस्ट मार लेना। अब सबसे पहले कह देंगे भाई जैसी कंपनी के लिए ये बिग डेटा को के एनालिटिक्स, जैसी कंपनी जो है वो बिग डेटा को एनालाइज करती है, उसके लिए एल्गोरिथम इस्तेमाल करती है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैसी कंपनी। फिर हम उन्हें ये बताएंगे कि जो फाइनेंस डायरेक्टर है, मतलब इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि फाइनेंस डायरेक्टर शुड अंडरस्टैंड, शुड हैव अ relevant knowledge of the technology. If he does not have the relevant knowledge of the technology, one, he will not be able to even review the work of his chief data officer who is reporting him. तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा वो सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है। ना आप उसके काम को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, ना अच्छे से अप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना सर। आपको पता ही नहीं है,
इसका मतलब पता है क्या, यहाँ ब्रीच किस चीज का हो रहा है, यहाँ बोलो बोलो, ब्रीच किस चीज का हो रहा है सर, यहाँ ब्रीच हो रहा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का एंड ड्यू केयर. It can be clearly seen, I would say, finance director is having lack of professional competency and due care. सब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर का इशू आ रहा है. आगे चलते हैं. Recently, the outcomes of one set of data showed that there was a little chance of oil being found. भाई ऑयल के मिलने के चांसेस कम है on one of the sides, एक साइड पे. But the finance director insisted that the data was run again to include historical data, which would then indicate a more favorable outcomes to the customer. Oilo company na saina, na saina, na saina. Finance director तेरी practices, finance director तेरी practices ठीक नहीं है. जब डेटा ने फाइनेंस डायरेक्टर तुझे बता दिया कि एक साइट ऐसी है जिसमें से ऑयल रिजर्व नहीं, ऑयल नहीं, पानी भी नहीं निकलना, अबे तूने हिस्टोरिकल डेटा चलवा दिया और उसकी बेसिस पे फेवरेबल रिजल्ट आ गए. ऑलियो कंपनी को क्या बोलूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा यार. नहीं नहीं फाइनेंस डायरेक्टर तेरी प्रैक्टिस सही नहीं है, तेरी प्रैक्टिस सही नहीं है, सुधर जा. तू डिसऑनेस्ट है. ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी. व्हेन यू न्यू दैट कोई ऑयल नहीं निकलेगा, अबे क्यों गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑलियो कंपनी को, क्यों क्यों, अबे रुलाएगा क्या, रुलाएगा क्या, क्यों गलत इंफॉर्मेशन दी. तो बेटा सुन ले, इंटीग्रिटी, ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, ऊपर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. सर ये बंदा खतरनाक है, ये मरवा देगा सर. मिस्टर बेट्सो सुधर जा हैज अ फ्रेंड, फ्रेंड भी है इसकी, मिस स्टाइलोस, नाम देख लो मिस स्टाइलोस, अल्लाह माफ करे भाई, who works as a accountant at Oilo company. Oilo के पास accountant है. Miss Stylos has asked Mr. Betso for advice as to how to account for the license granting to Oilo company. मिस स्टाइलो ने बेट्सो से पूछा कि जो लाइसेंस आपने ऑइलो को ग्रांट किया है हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करें. वाह, मैं कह रहा हूं मिस स्टाइलो आपको भी ना सलूट है. ओए पूरी दुनिया में आपको ये फाइनेंस डायरेक्टर ही मिला था मशवरों के लिए, जिसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के ऊपर डाउट है, जिसकी ऑनेस्टी के ऊपर डाउट है. ओए आप उसी से अकाउंटिंग पूछ रहे हो. आपको भी अफरीन है जी, सलूट है आपको जी, आपको सलूट है जी, कोई और नहीं मिला आपको. मिस्टर बेट्सो सजेस्ट, अब बेट्सो क्या दे कह रहा है, दैट मिसेस स्टाइलो यूज IFRS 16 लीजेस एज इट इज अ राइट टू यूज लाइसेंस. सर यकीन माने ये बेट्सो स्टाइलो को भी मरवा देगा, ऑइलियो कंपनी को भी मरवा देगा. ओए बिल्कुल इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है मिस्टर बेट्सो, इंतहाई इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है. कैसे, अबे लाइसेंस है, लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट है. इंस्टेड ऑफ IAS 38 आप कहां IFRS 16 में लेके जा रहे हो सर, कहां लेके जा रहे हो. ये एक और इन्होंने गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता के मिस्टर बेट्सो ने अपने बारे में बता दिया कि जी हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है, हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है. अबे इसको तो टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसको IAS नहीं आते, इसको IFRS नहीं आते, लेकिन ये फाइनेंस डायरेक्टर है. पॉलिटिशियन टाइप का लग रहा है मुझे कोई, अल्लाह माफ कर. In addition, Mr. Betso knew that Mrs. Stallo held shares in Oilio Company and suggested to her that share price of Oilio Company was likely to fall because there was a little chance of oil being found as a result of grant. ओए बेट्सो ना कर सो. इतना कुछ करने के बाद भी बेट्सो को चैन नहीं आया और अपनी फ्रेंड मिसेस स्टाइलो को कहा, मिसेस स्टाइलो भाई जो भी है, उसको कहा कि जो आपके पास ऑयलो के शेयर्स हैं बेच दो, बेच दो. क्यों, बोला ऑयलो की शेयर प्राइस गिरने वाली है, क्योंकि जो लाइसेंस हमने उनको दिए है वहां से कोई ऑयल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो बहुत ही कम ऑयल निकलेगा. मींस लगने वाली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी, मिलने वाला ऑयल बहुत कम होगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इनकी शेयर प्राइस गिरेगी. सर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. इनफैक्ट इसको इनसाइडर डीलिंग भी कहेंगे. अबे मिस्टर बेट्सो ये फाइनेंस डायरेक्टर लीगल इश्यूज में भी फंस सकता है, इसको लीगल इशू में फंसाया जाए, मिस्टर बेट्सो को लीगल इश्यूज में फंसाया जाए.
इनसाइडर डीलिंग कर रहा है। ये सारे इथिकल इश्यूज आपने हाईलाइट कर दिए। अब सवाल है कि हाउ टू रिजॉल्व। अबे रिजॉल्व भी तो करना है, रिजॉल्व भी तो करना है। रिजॉल्व कैसे करने हैं मैं बताता हूं। हेडिंग देंगे आप, हाउ टू रिजॉल्व इथिकल इश्यूज। पहला पॉइंट रिजॉल्व करने का, मिस्टर बेट्सो को कहेंगे भाई तू अपनी कंपनी में ना ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवा ले। मिस्टर बेट्सो should discuss with other directors and can ask there should be training session in the organization. Jesse company should conduct training session in which relevant ISS and IFRS knowledge should be given to all the director as well as Betso. Training session relating to the relevant technology also. तो एक तो ट्रेनिंग सेशन जैसी कंपनी को कंडक्ट करवाने चाहिए। ओके, सेकंड मतलब ये पहला एक, जिससे क्या होगा मिस्टर बेट्सो का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी वाला मसला हल होगा। एक और चीज सर, मिस्टर बेट्सो को थोड़ा सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि यार आप वाकई डिजर्व करते हैं टू बी अ फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ जैसी कंपनी, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंसी के मसले आ रहे हैं। तो हो सकता है हम कह सकते हैं मिस्टर बेट्सो के यार आप थोड़ा सोचें रिजाइन देने के बारे में, क्योंकि आप शायद फिट नहीं है भाई एज अ फाइनेंस डायरेक्टर यहाँ पे। प्लस एक और चीज, जैसी कंपनी को चाहिए एएसएपी बेसिस पे ऑयलो कंपनी को ये इन्फॉर्म कर दे कि जो लाइसेंस हमने आपको दिया है भाई आप उस लाइसेंस की बेसिस पे कोई काम ना करें, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उस साइड पे कोई ऑयल के रिजर्व नहीं, अगर है तो बहुत कम है, आपको लॉस हो जाएगा। फौरन उनको इन्फॉर्म करें ताकि किसी हद तक उनको लॉसेस से बचाया जा सके। इसी तरह से मिसेस स्टाइलो को ये सजेस्ट करना है कि आप मिस्टर बेट्सो के कहने पे शेयर्स मत बेचें। अगर आप ऐसा करोगे तो ये इनसाइडर डीलिंग में आएगा और आपके ऊपर भी लीगल इश्यूज आ सकता है। तो ये मैंने कुछ आपको क्या बता दिए, हाउ टू रिजॉल्व इथिकल इश्यूज। इसके ऊपर बेटा हमने प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर रखी है टू सेव योर टाइम। Ethical issues. The big data analytics and various algorithm are important for Jesse Company's finance, business and finance director, Mr. Betso, who is ACCA qualified, has little knowledge of the technology involved. He feels that technology use is too complex. थोड़ा सा मैंने वहीं से copy paste किया. Need for him, no need for him. As long as the chief data officer understanding, Mr. Betso does need some understanding of the technology himself in order to review the work of the chief data officer and appraise him. ये बातें हो चुकी हैं. Ultimately, accountability of this area lies with the directors, including Mr. Betso. Mr. Betso is demonstrating a lack of professional competency and due care. Breach of competency वाला मसला आ रहा है. Mr. Betso insisted that some data was run again with historical data in order to show more favorable outcome to oil company. He clearly knows that new data is misleading because he has advised Mrs. Stallo that there is a little chance of oil being found as a result of granting the license. This misleading data is being used by oil company. Their decision making could lead them to spend a lot of money on a project that will yield a little income. Mr. Betso is showing a lack of integrity, deliberately misleading Jesse Company's client. Mr. Betso is advised by his friend, Mrs. Stallos, to apply. Mr. Betso has given advice to his friend. Mr. Betso has given advice to his friend, Mrs. Stylo, to apply IFRS 16, which is clearly incorrect. क्योंकि I studied आना चाहिए. Mr. Betso lack of knowledge of accounting standard shows the lack of professional competency, which calls into the question whether he has necessary skills and experience to be a Jesse Company finance director. Mr. Betso had suggested Mrs. Stylo that share price is going to drop due to lack of oil coming from the oil or new license. Mr. Betso is sharing information which is of not public domain, which is a breach of confidentiality. In addition, Mr. Betso is giving unfair advantage to Mrs. Stylo, which can be seen as insider dealing, which is illegal. Resolve कैसे करें सर? ये ट्रेनिंग सेशन वाला पॉइंट आ गया, रिजाइन वाला पॉइंट आ गया, जैसी कंपनी को कांटेक्ट किया जाए भाई कि आपको जो डिसीजन लेने जा रहे हैं कोई फायदा नहीं होने वाला, प्लस
They should be advised not to take up the license based on their incorrect data. Mrs. Stallo को कहा जाए, Mrs. Stallo should be advised. Mrs. Stallo should be advised not to sell shares on the information, Mr. Betso. If she does, then she will face legal issues due to insider dealing. तो बेटा ये सारे का सारा, तो इस सवाल के अंदर अगर आप देखें IFRS 15 था, और इथिक्स के ऊपर बहुत अच्छा सवाल है जिसमें हमने इथिकल इश्यूज को भी हाईलाइट किया, और प्लस हाउ टू रिजॉल्व उस पर भी बात की. तो बेटा 10 टेस्ट की कमिटमेंट थी. नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर 12 टेस्ट. सारे पेपर्स में 12 टेस्ट पे जा रहे हैं. फाइनल हमारा बेसिकली मॉक भी है. बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं आपको अपना अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ भाई. 0333666214. ये ASA का व्हाट्सएप नंबर है एडमिन का. ASA एडमिन, ये व्हाट्सएप नंबर आ गया. ओवरसीज के अगर कोई स्टूडेंट +92 के बाद 333666214. बेटा आपको हमारे पास मतलब पेपर 1 से लेके पेपर लास्ट तक के सारी क्लासेस मिलेंगी, बहुत तमीज से मिलेंगी इंशाल्लाह. और मैं पर्सनली आपको अगर पर्सनली बात करूं तो मैं पर्सनली SBR पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. ATX AFM पढ़ा रहा हूँ. PM मेरे पास है. TX अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है. FR में लास्ट अटेम्प्ट में 93 मार्क्स थे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह. फिर अगर हम AFM की बात करें तो उसमें वर्ल्ड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हम ले चुके हैं. FM के अंदर द वे बैक वी टुक द वर्ल्ड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह. FR के अंदर पोजीशंस आ चुकी हैं. F6 के अंदर द वे बैक पोजीशंस आ चुकी हैं. ATX के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अच्छी खासी पोजीशंस हैं, ठीक है. और AFM में आज भी हमारी पोजीशन माशाल्लाह बहुत ज्यादा है. तो आप हमें ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी इन सेफ हैंड्स इंशाल्लाह. आप हमारा हर वीडियो लेक्चर एंजॉय करेंगे. प्लस हमारे पास SBR का बाकी सारे पेपर्स का स्मार्ट रिवीजन भी होता है जिसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में इंटायर कोर्स कवर होता है. सो थैंक यू वेरी मच. मजीद क्यूरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव अ नाइस लाइफ.